रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार सभी श्रोतागणों को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। मौलाना जी ने भारत की शिक्षा प्रणाली की नींव रखने में महती भूमिका निभाई थी। उनके प्रयासों का सम्मान करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 11 नवंबर को 2008 में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया। यह दिवस देश में छात्रों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने और सुधारने के लिए मनाया जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय हर साल शिक्षा दिवस के लिए एक अलग थीम तैयार करता है। इस तारतम्य में 2022 की थीम है पाठ्यक्रम बदलना, शिक्षा बदलना है। साथियों, इसी थीम पर आधारित राष्ट्र भारतीय शिक्षा महाविद्यालय द्वारा लघु नाटिका प्रस्तुत की जा रही है, जिसका शीर्षक है एक कदम जागरूकता की ओर। 5 जन्मदिन बीत गए हैं, अब विद्यालय जाना है, पढ़ लिख कर बनूंगा अफसर, ऐसा मैंने ठाना है। बैठ के ऊंची कुर्सी पर मैं भी हुक्म चलाऊंगा, बापू मुझको पुस्तक मंगवा दो, मैं भी पढ़ने जाऊंगा। ऐसी ही बाल मनोहार को लिए हमारी नाटिका प्रारंभ होती है। काय मुन्नू उठत काय नहीं है, सवेरो होगा सो तो डरो है, खेतन में पानी देवे जानो है, चल उठ जल्दी चल खेत में। अरे बापू मुझे इस खेतन पे नहीं जाना है, मुझे तो स्कूल जाना है, मुझे दाखिला दिला दो ना स्कूल में। मुझे खेतन पे नहीं स्कूल जाना है, पढ़वा है बहुत। बापू मुझे भी स्कूल जाना है। दोनों चुप रहो, सवेरे से पढ़वे जाने लगे हो, स्कूल पढ़वे जाने कहीं नहीं जाने। जा गौरी तू अपनी अम्मा के साथ रसोई में काम कर, और मुन्नू तुम मेरे साथ चलो, खेत में पानी डालना है, खेतन को नरो काम करना है। बापू मुझे रसोई का काम नहीं करना, मेरे को पढ़ने जाना है। अरे रसोई को काम आगे काम में आएगा बेटी, बा काम का पढ़ाई का काम में आवेगी। भैया बापू खुद स्कूल पढ़ने नहीं गए तो हमें भी स्कूल नहीं जाने दे रहे हैं। हाँ अरे कोई है, सुनिए, दरवाजा खोलिए। कौन है? अरे भाई साहब मैं हूँ। अरे आओ मैडम जी। राम राम मैडम। राम राम भाई साहब। और मैडम कैसे आना हुआ? बस वही पुरानी बात है, मैंने सोचा एक बार और आपको समझा लिया जाए, एक कोशिश तो बनती है। देखो मैडम जी, तुम हमें बार बार पढ़ावे को ज्ञान मत दिया करो। हमारे यहाँ खेत को बहुत सारा काम है, हम अपने मोड़ा मोड़ी ने खेत को काम, घर को काम कराएंगे, तभी तो हमारे आगे जीवन चलेगा, पढ़वे से का होगा। अरे भाई साहब, जब आपके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो खेती बाड़ी और अधिक ढंग से संभाल सकते हैं, यकीन मानिए। अरे नहीं मैडम जी, रहने दो, पढ़ लिख जाएंगे तो बस शहर छोड़ के चले जाएंगे तो खेती का हम अकेले करेंगे। ठीक है भाई साहब, अब सब तरफ से मैं तो हार गई हूँ, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है भाई साहब, लेकिन एक बात मेरी ध्यान में रखना, एक दिन आप जरूर पछताएंगे। अरे जब की जब देखी जाएगी मैडम, तुम हमें ज्ञान मत दो, अपने घर जाओ। ठीक है भाई साहब, राम राम। राम राम मैडम जी। चले हम स्कूल चले हम स्कूल चले हम। अब इनके पड़ोस में भी जाकर जरा देखती हूँ कि कितने बच्चे पढ़े लिखे हैं। पता नहीं है गांव वालों को कब समझ आएगी, मैं तो समझाते समझाते हार गई। नमस्ते बहन जी। नमस्ते मैडम जी। अरे बहन जी, ये मिट्टी में आप क्या बना रही हैं? क्या बताऊँ मैडम जी, मेरी बेटी के स्कूल में आए दिन कुछ ना कुछ काम चलता रहता है। अब एक नया काम बता दिया, बच्चों को मिट्टी के खिलौने बनाना है, कल उसी की प्रतियोगिता है, वही बिटिया को सिखा रही हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका परिचय तो पूछा ही नहीं मैडम जी। अरे बहन जी, मैं आपके ही गांव के विद्यालय की टीचर हूँ, जिसका नाम है आदर्श विद्या मंदिर। अरे आपने कुछ दिन पहले पेपर में पढ़ा होगा कि आदर्श विद्या मंदिर को राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया गया है। हाँ मैडम जी, सुना तो था। अब आप यहाँ आने का कारण भी बता दो। बस उसी कारण से मैं आई हूँ। सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है हमारे विद्यालय में, उसी का घर घर जाकर मैं सर्वे कर रही हूँ कि जिससे पता लग सके कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग अनपढ़ हैं। आप और आपके पति पढ़े हैं क्या? हाँ मैडम जी, पढ़े हैं, थोड़ा बहुत अक्षर ज्ञान है बस। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। और बच्चे? हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं अभी मेरे। एक बिटिया है, वो पास ही के स्कूल में 8वीं में पढ़ती है। बेटे को अभी प्रवेश दिलवाना है। आप ही बताइए।
हाँ, ये तो बहुत अच्छा है कि आप अपनी बिटिया को पढ़ा रही हैं। और अगर बेटे का एडमिशन आप मेरे विद्यालय में कराना चाहती हैं तो कल आप 10 बजे आ जाइए, आपके घर के बिल्कुल नजदीक ही है। और सुनिए, याद रखिएगा उसका जो जन्म प्रमाण पत्र है और जरूरी आपके कागजात हैं वो भी लेकर आइए। आराम से बच्चा पढ़ेगा आपका मेरे विद्यालय में। जी मैडम जी, मैं जरूर ध्यान रखूंगी। कल ही अपने बेटे को लेके आपके विद्यालय आती हूँ। बहन जी, बस एक रिक्वेस्ट थी आपसे। जी बताइए। अरे जो आपके वो पड़ोसी है ना रामदीन, हाँ, उन्हें भी थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। वो अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। अरे मैडम जी, यहाँ तो वो रामदीन सुने ही ना। अपने बच्चों को स्कूल ही ना भेजे, खेतन पे काम करावे ले जावे। उसको कई बार बोला कि बच्चों के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, आप मेरा ये काम जरूर करना, एक प्रयास तो कर ही लेना। जी मैडम जी, बिल्कुल। और सभी लोगों को आपके स्कूल की सुविधाओं के बारे में भी बताऊंगी। बिल्कुल बहन जी, धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं। नमस्ते मैडम। स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। और कहानी आगे बढ़ती है। 20 साल बाद आप देखेंगे। होशियार, सावधान, जज साहिबा पधार रही है। ऑर्डर ऑर्डर, कृपया शांति बनाए रखें और आज की कार्रवाई चालू करें। माय लॉर्ड, यह केस नंबर 21 है, जिसमें मुन्नू बल्द रामदीन निवासी चंदनपुर चोरी के जुर्म में आपके समक्ष पेश है। मुन्नू मुजरिम, बल्द रामदीन, कटघरे में हाजिर हो। चलो चलो मुन्नू, कहाँ अरे छोड़ो साहब, छोड़ो तो सही। चल तो रहा हूँ। सीधे चलता नहीं है। चल, चोरी करी जब नहीं देखा। छोड़ो साहब, छोड़ो छोड़ो। राम राम जज साहब। मुन्नू, गीता पर हाथ रखकर कसम खाओ। जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मुन्नू, तुमने चोरी क्यों की? तुम अच्छे खासे हो, हट्टे कट्टे हो, चाहते तो कुछ छोटी मोटी नौकरी भी कर सकते थे, पर तुमने चोरी का रास्ता क्यों अपनाया? अरे जज साहब, चोरी तो हो जाती है। अब पढ़े लिखे होते तो कुछ काम धाम करते, अब पढ़े लिखे है नहीं तो चोरी सही। अच्छा, अब यदि तुम्हें शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिले तो क्या तुम आगे पढ़ना चाहोगे? अरे जज साहब, अब इस उम्र में कौन पढ़ेगा? हमारे यहाँ पर जो कैदी हैं, वो जेल में रहकर भी अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। अच्छा जज साहब, देख लेंगे। पढ़ने का मौका मिलेगा तो पढ़ लेंगे, नहीं तो चोरी तो करना ही है। तुम चोरी अगर छोड़ दोगे, जेल में रहते कुछ अच्छा काम करोगे, तो तुम्हें उसके लिए कुछ मानदेय भी दिया जाएगा, जो तुम्हारी रिहाई पे मिलेगा तुम्हें। जी जज साहब। तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर अदालत मुन्नू बल्द रामदीन निवासी चंदनपुर को धारा 378 के तहत चोरी के जुर्म में मुजरिम करार देते हुए IPC की धारा 379 के तहत 3 साल की कैद की सजा मुकर्रर करती है और साथ ही साथ शिक्षा प्रदान करने का अधिकार भी देती है। जेल में रहते हुए मुन्नू द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा, उसका उसे मानदेय भी दिया जाएगा, जो उसे जेल से रिहा होने पर दिया जाएगा। आज की कार्रवाई यहीं समाप्त की जाती है। चलो मुन्नू, चलो जेल में चलो। अरे मैडम जी, मेरे बेटे को सजा मत दो। मैडम जी बचा लो मेरे बेटे को, मेरा एक ही मुन्ना है। ऐसा ना करें अरे काका, बेटा बचा ले, हाथ ना जोड़ें। अरे बेटा बचा ले मेरे अरे मुन्नू को, रामदीन बचा काका ले। आप? अरे हाँ बिटिया। अरे काका, आपने मुझे पहचाना नहीं? अरे नहीं बेटा, नहीं पहचाना। रामदीन काका, मैं गीता आपके गांव की ही हूँ। अच्छा, वो हमारे पड़ोस में रहती थी वो? हाँ काका। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत बड़ी हो गई। हाँ काका, पढ़ाई करने के लिए बाहर तो चली गई थी। अच्छा। और मुन्नू की संगति कैसी हो गई है ये? अरे बेटा क्या बताएं, गांव में खेतन में काम करावे ले जाते रहते, तो खेतन में तो काम कम करे ना, इधर उधर संगति में बिगड़ गओ। ठीक है, जब जागो तभी सवेरा। अब मुन्नू जो है जेल में रहकर उसकी पढ़ाई पूरी करेगा और वहाँ पे रहकर काम भी करेगा। चलो बढ़िया है बेटा, जय बहाने उनको भविष्य बन जावेगो। नेक्स्ट सीन आरंभ होता है। चलो मुन्नू जल्दी बैठो, जीप में बैठो। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, क्या करूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई उपाय भी नहीं सूझ रहा है मुझे। अरे गौरी, अरे बेटा तुम ये रोती हुई कहाँ जा रही हो बेटा, क्या हुआ?
क्या बताऊं, मुझे मेरे ससुराल वालों ने बहुत परेशान कर रखा है। चलो चलो, तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें इतना प्रताड़ित करा है। चलो तुम मेरे साथ। अरे आज तो शुक्रवार है, आज जन सुनवाई है। अपन कलेक्टर ऑफिस में चलेंगे और तुम्हारा प्रकरण उनको बताएंगे, उनको समस्या बताएंगे। वहाँ तुम्हें जरूर न्याय मिलेगा। जल्दी चलो गौरी, नहीं तो समय निकला जा रहा है। जी मैडम जी, चलिए। चलो बेटा जल्दी चलो। अरे अरे कितनी दूर और है ये कलेक्टर ऑफिस। अरे अरे बेटा, अरे दिखाई दे रहा है, आगे आ गया। चलो चलो अंदर जल्दी चलो। हाँ, अंदर कहाँ जा रहे हो? यहीं रुको। अरे भैया, ये गौरी है मेरे गांव की, ये बहुत ही पीड़ित है, हमें जल्दी से मिलवा दो कलेक्टर साहब से। हाँ, आप यहाँ बैठो और आपके कागज दो, मैं साहब जी को दे के आता हूँ। हाँ हाँ भैया, ये ले लो, ये इनकी एप्लीकेशन है, ये कलेक्टर साहब को दे देना, ठीक है जी। लाइए साहब जी, बाहर 2 महिलाएं आई हैं, ये रहे उनके कागज। ठीक है, कागजात यहाँ रख दो लाल सिंह, और बुला लाओ उन्हें, जरा एक केस हो जाए इसके बाद। जी। रामलाल। हाँ साहब, हाँ साहब। साहब जी के पास जाइए। जी जी। छगनलाल। हाँ साहब। गौरी। हाँ सर जी, मैं हूँ। हाँ चलिए, आप अंदर चाहिए, चलिए साहब जी बुला रहे हैं। गौरी घबराना बिल्कुल मत, कलेक्टर साहब से पूरी समस्या बता देना। जी मैडम जी। नमस्ते सर जी। नमस्कार, आइए, आपका पूरा नाम बताइए। मैं गौरी, पिता रामदीन। कहाँ से है आप गौरी? सर जी, मैं चंदनपुर से हूँ। चंदनपुर से? अच्छा गौरी, अपनी समस्या को जरा विस्तार से बताओ। सर, मैं अपने ससुराल वालों से बहुत परेशान हूँ। मेरे पति ने मेरे गहने छीन लिए और मेरे पिता ने जो मुझे 5 बीघा जमीन दी थी, उस पे भी अंगूठा लगवा कर वो भी छीन लिया। अच्छा ठीक है गौरी, मैंने आपकी समस्या सुन ली है, पर मुझे लगता है कि समस्या की मुख्य जड़ आपका अनपढ़ होना है। अच्छा, अब आप आगे क्या चाहती हो? जी सर जी, मैं चाहती हूँ कि मेरी जो जमीन ली गई थी वो मुझे मिल जाए और मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है गौरी, पर पहले एक ये बात बताओ कि यहाँ तुम किसके साथ में आई हो? जी सर जी, मैं कविता मैडम के साथ में आई हूँ। कविता मैडम? चंदनपुर वाली कविता मैडम? जी। अच्छा, लाल सिंह, इनके साथ में जो आए हैं उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर लेकर आओ। जी साहब जी। चलिए मैडम अंदर, साहब जी आपको बुला रहे हैं। अच्छा, मुझे बुला रहे हैं? चलो चलो, चलती हूँ मैं भी आपके साथ में। कलेक्टर साहब, अंदर आ जाऊँ क्या मैं? अरे हाँ, आइए ना। नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्ते कलेक्टर साहब। नमस्कार मैडम, आपने मुझे पहचाना नहीं? अरे अरे कलेक्टर साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हैं साहब? अरे मैडम, कितना समय हो गया आपसे मिले हुए, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? अरे कौन हो बेटा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। दरअसल चश्मे का नंबर जो बढ़ गया है, फुर्सत ही नहीं मिलती है जो इसे बदलवा लूं। कौन हो तुम ही बता दो कलेक्टर साहब। मैडम जी, मैं हूँ आपका चंदनपुर वाला गौरव। आपके प्रयासों से ही तो मैं और मेरी बहन आज सम्मानजनक पदों पर पहुँचे हैं। वाह गौरव बेटा, तुम इतने बड़े पद पर पहुँच गए हो, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ जी मैडम, ये सब आपके ही आशीर्वाद का फल है। मेरा बेटा आशीर्वाद तो था ही, लेकिन आपका और आपके माता पिता का भी बहुत सहयोग है। उन्हीं की प्रेरणा से आप इतने आगे बढ़े हैं। उन्होंने कितनी मेहनत की थी आप दोनों को पढ़ाने के लिए। जी मैडम जी, मेरे माता पिताजी ने आपकी समझाइश मानकर हमारी शिक्षा में सहयोग किया, जिससे आज हम दोनों अपने पैरों पर खड़े हो पाए हैं। बिल्कुल गौरव बेटा, अब तो बस इसे पहचाना कि नहीं, ये वही गौरी है जो तुम लोगों के साथ में खेलती थी। और देखो, इसके पिताजी ने इन दोनों बच्चों को नहीं पढ़ाया, उनकी क्या हालत कर दी। बिल्कुल मैंने पहचाना है, मैंने इसकी सारी समस्याएं सुनी हैं अभी। अब बस आपसे यही दरखास्त है कि इसकी समस्या का निवारण कर दीजिए। मैडम जी, मैं पूरी संभव मदद करूंगा, पर गौरी क्या, इनके जैसे और भी कई महिलाएं हैं जो ऐसी समस्याओं से गुजर रही हैं, जिनकी मदद के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। पर अकेले सरकार के ही प्रयास यहाँ काफी नहीं होंगे। आपके जैसे ही कई सारे लोगों के मार्गदर्शन से हम अधिक से अधिक लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता लेकर आ पाएंगे। मैडम जी, आपसे बस एक निवेदन था। जी बिल्कुल कहिए। मैडम जी, जैसे आपने मेरी और गौरी की मदद की है, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि आप अन्य लोगों को भी जागरूक करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरा सहयोग करूँगी। अगर आप चाहें तो इसके लिए आप अपने गाँव में NGOs के साथ मिलकर वर्कशॉप भी आयोजित कर सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जरूर करूँगी कलेक्टर साहब। बहुत बढ़िया। लाल सिंह, आप इन्हें गुप्ता जी से मिलवा दीजिए, वे आपको इससे संबंधित आगे की कार्रवाई में मदद कर देंगे। जी साहब जी। चलिए अम्मा जी। चलिए चलिए। अरे मैडम जी, एक बहुत जरूरी बात याद आई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल गौरव बेटा, बताओ। न केवल गौरी जैसी अनपढ़ महिलाओं के लिए, बल्कि पढ़ी लिखी महिलाओं की भी ऐसी ही कई समस्याओं के समाधान के लिए रेडियो दस्तक 90.8 FM पर आज एक परिचर्चा आ रही है। अब जरूर सुनिएगा। गौरी, तुम भी जरूर सुनना, आप भी सुनिए और ज्यादा से ज्यादा गाँव वालों को कहिएगा कि वो जरूर सुने इसे। जी सर जी, मैं जरूर सुनूंगी।
बिल्कुल बिल्कुल गौरव बेटा, हम जरूर सुनेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे कि वो इस कार्यक्रम को जरूर सुने। ठीक है मैडम जी, जय हिंद, जय भारत। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM, सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार, आपकी दोस्त और आपकी होस्ट मैं खुशी आप सबका रेडियो दस्तक पे स्वागत करती हूँ। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM, सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM, सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। आज हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षा एवं शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए एक परिचर्चा का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में हमारे रेडियो स्टेशन पर उपस्थित हैं डॉक्टर पांडे और डॉक्टर सक्सेना। ये हमें शिक्षा संबंधी समस्याओं पर बहुत सारे अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे और आपके द्वारा ऑनलाइन, साथ ही ऑनलाइन उपस्थित जितने भी श्रोतागण हैं, उन्हें यदि कुछ समस्या है, शिक्षा से संबंधित कुछ बातें पूछनी है, तो उसके विषय में भी आप यहाँ पर रेडियो दस्तक का जो नंबर है 9406894068 पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की परिचर्चा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के उपलक्ष्य में। आपका स्वागत है मैडम यहाँ पर, डॉक्टर पांडे और डॉक्टर सक्सेना, हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्ते मैडम। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी मैडम कि इस वर्ष जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की जो थीम है ना, उसका टाइटल दिया गया है पाठ्यक्रम बदलना है, शिक्षा बदलना है, तो ये क्या है? जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, क्योंकि थीम तो हर साल बनती है और लोगों को जानकारी नहीं होती है कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जो दी गई थीम है इस वर्ष की कि पाठ्यक्रम बदलना, शिक्षा बदलना, यानी चेंज कोर्स एंड ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। देखिए, डॉक्टर सक्सेना भी हमारे साथ में है, ये बहुत अनुभवी है। तो मेरा कहना यही है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो समाज में धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होता है, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और उन परिवर्तनों के अनुसार हमारे बच्चों को हमें तैयार करना बहुत आवश्यक है। जो समाज की आवश्यकता है उसके अनुसार यदि बच्चे तैयार नहीं होंगे तो उनका भविष्य आगे अंधकार में रहेगा। तो जैसे जैसे समाज में परिवर्तन है, समाज की क्या आवश्यकता है, उसके अनुसार पाठ्यक्रम में बदलाव लाना, शिक्षा पद्धति में बदलाव लाना और शिक्षा की प्रक्रिया को बदलते रहना बहुत आवश्यक हो गया है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर पांडे आपने। किसी भी देश अथवा समाज में शिक्षा सामाजिक नियंत्रण, व्यक्तित्व निर्माण, सामाजिक आर्थिक प्रगति का मापदंड होती है, परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं अब जरूर कहना चाहती हूँ कि ये बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारी शिक्षा प्रणाली इस प्रकार की नहीं है या फिर उस पर अमल ही नहीं किया जाता है। इसका क्या कारण है? ऐसा नहीं है मैडम, हमारी जो शिक्षा प्रणाली है इस आजकल की समस्या हमें थोड़ा सा अलग लग रही है, लेकिन प्राचीन काल से हम देखें तो भारत की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो बहुत ही सुदृढ़ थी। हमारे यहाँ जो सिस्टम चलता था, वर्ण सिस्टम, उसके अनुसार शिक्षा दी जाती थी कि जिस व्यक्ति को अपने जीवन में जिस प्रकार का कार्य करना है उसी कौशल को उसमें डेवलप किया जाता था। धीरे धीरे जो चेंजेस हुए हमारे इतिहास में, बहुत सारे आक्रमणकारी आए, बहुत सारी सत्ताएं चेंज हुई हैं। विशेष तौर पर जब मुस्लिम काल की हम बात करते हैं तो पर्दा प्रथा वगैरह आ गई, तो महिलाओं को बहुत मौका नहीं मिला। या उसके बाद जब ब्रिटिश काल आया तो उनको अपने लिए गुलाम चाहिए थे, तो उन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाके, विशेष तौर पर मेघालय जी ने जो शिक्षा व्यवस्था नहीं लाए हैं उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि सिर्फ एक क्लर्क ही पैदा हो जो हमारे हिसाब से काम कर सके हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो वैसे शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने उसमें चेंज कर दिया। हाँ, स्वतंत्रता के बाद उसको बदलने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, जैसे कि आपने भी अभी देखा होगा कि मौलाना आजाद साहब ने इसके लिए बहुत सारे काम किए और आज तक भी वो प्रयास जारी हैं। और आज जो नई नई पॉलिसीज आ रही हैं, भले हम स्वतंत्रता के बाद जो पहला आपका कमीशन आया था, है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी वाले कमीशन से लेके जो 2020 की शिक्षा पद्धति है, जो नई शिक्षा नीति आई है, तब तक भी इस प्रकार के बदलाव के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। मैडम, कुछ श्रोता आपसे बातचीत करना चाहते हैं, उनका कॉल आ रहा है। हेलो हेलो। हाँ जी बहन जी, आप सुन रही हैं हमें? हाँ, मैं सुन पा रही हूँ। अरे बहन जी, हम बहुत गरीब हैं, गांव में रहते हैं और हमारे गांव से स्कूल बहुत दूर है, तो हम अपने बेटा बेटी को कैसे पढ़ाएं? जी, आपकी समस्या बहुत ही सहज है, क्योंकि आप अकेले ऐसे नहीं है। हमारे भारतवर्ष की जो स्थिति है उसमें बहुत सारे गरीब और ऐसे लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ तक कि स्कूल अभी संभव नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि आप प्रयास करिए, आपके सरपंच जी से पूछेगा या आपके आसपास जो भी आंगनबाड़ी केंद्र हो, क्योंकि सरकार के द्वारा शिक्षा के सार्वभौमिकरण के अंतर्गत हर गाँव में 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर के अंदर माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की गई है। तो आप पता करिए, अगर वहाँ पर इस प्रकार के विद्यालय हो तो
उसमें बच्चों को भेजिए। दूसरी चीज जो आपने ये प्रश्न में था कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं उनके लिए सरकार के द्वारा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी की गई है, क्योंकि माध्यमिक स्तर तक के बच्चों की फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का अधिकार जो है वो 2009 के एक्ट के द्वारा आ चुका है। तो आप अगर अपने बच्चे का दाखिला किसी भी जो प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय में करवाएंगे सरकारी में, तो वहाँ उनको किताबें भी फ्री में मिलेंगी, आपको ड्रेस भी मिलेगी, साथ ही साथ आपको छात्रवृत्ति भी मिल सकती है। बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल निःशुल्क है। और यदि आपकी स्थिति ठीक नहीं है तो बच्चों को खाना भी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। सही बात है बहन जी, अब आपने बता दो तो हम अपने बेटा बेटी को स्कूल में पढ़ावेंगे। बिल्कुल आप भी करिए और आपके आसपास जो आपके जैसे और भी लोग हों उन्हें भी आप जानकारी दीजिएगा। हाँ बहन जी, ये जानकारी हम सबको बताएंगे। मैडम नेक्स्ट कॉल आ रहा है आपके लिए। हेलो। हेलो जी बोलिए। हाँ मैडम जी नमस्कार। नमस्कार। आजकल विद्यालयों में, स्कूलों में बहुत काम दे दिया जाता है बच्चों को, जैसे प्रोजेक्ट बनाना, कहीं कुछ घर पे बना के लाना। पहले तो कुछ सिखाया नहीं और अब इतना प्रेशर दे दिया कि बच्चे पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते, उसी में लगे रहते हैं। बिल्कुल सही कहा है आपने। आजकल हम देखते हैं कि कई विद्यालयों में ऐसा पाठ्यक्रम है कि इतना बर्डन बच्चों पर डाल दिया जाता है कि यदि बच्चा 8th क्लास में है तो कैसे वो करेगा, क्योंकि उसने शुरुआती जो कक्षाएं हैं, क्लासेस है, उसमें उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। इस तरह की जो कौशल विकास संबंधी जो भी कंटेंट है वो नहीं पढ़ा है, तो इकट्ठा आप उस पर लोड डालेंगे तो बच्चा कैसे कर पाएगा। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के द्वारा ही ऐसा पाठ्यक्रम प्रदान किया जाए, इस प्रकार से शिक्षित किया जाए कि उनका सर्वांगीण विकास हो सके और एकदम से बर्डन नहीं आए। और ये तो बहुत अच्छी बात है मैडम कि आपके बच्चे को इतनी क्रिएटिविटी सिखाई जा रही है विद्यालय में। अच्छा मैडम, लेकिन पहले तो कुछ नहीं बताया, अब इतना प्रेशर दे दिया। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब बच्चा सीख जाएगा। आप उसकी मदद करिए, उसके विद्यालय जाइए और वहाँ के टीचर्स से मिलिए। बिल्कुल आपको इसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्विंग हो जाएगा। जी और मैं भी एक चीज में कहना चाहूंगी कि आप इसको प्रेशर के रूप में ना लें कि बच्चों से एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं, क्योंकि मुख्य जो पढ़ाई है, विषय संबंधी पढ़ाई तो बच्चा कर लेगा, पर ये जो एक्टिविटीज दूसरी करवा रहे हैं वो उसका विकास होना बहुत जरूरी है और वो चीज जीवन में उसको बहुत काम आएगी। जी मैडम जी धन्यवाद। बिल्कुल मैडम, आपने बहुत ही सही बोला है और इसमें माता पिता की भी बहुत महती भूमिका है। वे अपने बालक बालिकाओं को उनकी रुचियों के अनुसार विषय दिलवाने में मदद करें और उनको प्रोत्साहित करें तो बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे। मैडम बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। ये जो कौशल विकास का जो है मैडम, ये क्या चीज है इस बार? जी कौशल विकास, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए मैडम, भी अभी जो इनका एक ग्रामीण का प्रश्न था कि बहुत सारी एक्टिविटीज करवाते रहते हैं, आजकल पढ़ाते कम है और गतिविधियां ज्यादा करा रहे हैं। तो बच्चे देखिए वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज होगी अगर स्कूल में, तो बच्चे का जिस चीज में इंटरेस्ट है वो उसको बहुत अच्छे से करेगा, है ना। इसलिए वहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज करवाई जा रही है और उसमें से कुछ ना कुछ चीज, जब वो रोज वही एक्टिविटीज रिपीटेडली कर रहा है तो कोई ना कोई कौशल उसके अंदर जरूर डेवलप होगा जिसमें उसका इंटरेस्ट है। तो बच्चे की रुचि को भी हमको देखना है ध्यान में, सिर्फ पढ़ाई को एक बोझ के रूप में नहीं लेना है ना। जब तक वो इंटरेस्ट वाली चीज सीखेगा तो वो चीज आपको जीवन में काम आएगी आगे। जी जी मैडम, बहुत ही अच्छा आपने बताया इस बारे में। और कौशल के विकास के लिए आजकल सरकार के द्वारा बहुत सारी स्कीम्स भी चलाई जा रही हैं मैडम, है ना। कौशल विकास केंद्र भी खोले गए, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि बड़े लोग भी, जो लोग बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हों, वो भी कुछ सीखना चाहते हैं, अपना यदि आजीविका के लिए कुछ काम शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टअप के रूप में, एक उद्यमी के रूप में वो उभर कर आ सकते हैं अगर इन स्कीम्स को वो ज्वाइन करते हैं तो। जी जी मैडम, एक और श्रोता हमारे साथ मैडम जुड़ रहे हैं। जी नमस्कार मैडम, आप सुन पा रही है? हेलो। हाँ जी सुनाई दे रहा है, आप बोलिए, प्रश्न कीजिए अपना। हाँ जी मैडम, मैं रिया हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। हालांकि मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करी है, पर आजकल के ये जो कुछ वर्ड्स हैं मुझे समझ में नहीं आते। नई नई जानकारी आ गई है। जैसे कल परसों ही मेरे पास में एक फोन आया था, उसमें मुझसे कोई बैंक वाले भैया थे जो ओटीपी मांग रहे थे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर ये ओटीपी होता क्या है? पहली चीज तो ये बेटा ध्यान रखिए कि आप ग्रेजुएट हैं तो आपको इस चीज की जानकारी होना चाहिए कि कोई भी बैंक जो है अपने कस्टमर्स को इस चीज के लिए कॉल नहीं करता है कि आप ओटीपी बताएं या आप सीवीवी बताएं या अपना एटीएम कार्ड का पिन बताएं। किसी भी बैंक के द्वारा ऐसी जानकारी नहीं मांगी जाती है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि इस प्रकार के कॉल यदि आपके पास आते हैं तो उन नंबर्स को ब्लॉक करें, उसको बिल्कुल भी इंटरटेन ना करें और इसकी कंप्लेंट आप अपने नियरेस्ट थाना में जरूर करें जाके।
और दूसरी चीज जो आपने पूछा कि OTP होता क्या है, तो हम लोग जब भी कोई ऑनलाइन एक ID बनाते हैं, लॉगिन करते हैं, तो उसमें 1 टाइम पासवर्ड आता है प्रोसेस के लिए, और वो पासवर्ड सिर्फ 5 से 7 मिनट, या हर पासवर्ड की कुछ अलग अलग ड्यूरेशन होती है, और उस ड्यूरेशन के बाद वो एक्सपायर हो जाता है। अब यदि आप अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर कर देते हैं, किसी अनजान व्यक्ति के साथ, तो वो उस पासवर्ड का दुरुपयोग करेगा और आपके हो सकता है कि आपके बैंक से पूरे पैसे भी निकल जाएं। अरे ये तो बहुत गलत होगा। अब मैं सब कुछ जान गई हूँ इस OTP के बारे में। डॉक्टर पांडे, वही तो मैं कहना चाहती थी कि अभी एक श्रोतागण ने अपना क्वेश्चन किया था आपसे कि हमारे यहाँ की एजुकेशन सिस्टम ऐसी है कि हम सिर्फ बच्चों को जो किताबी ज्ञान है वही देते हैं, इस तरह की नॉलेज उनको हम दे ही नहीं पाते हैं, जिससे कि उनका आगे आने वाला जो जीवन है उसमें इस तरह की कठिनाई ना हो। जैसे कि आप देखते ही होंगे वर्तमान समय में डिजिटल एजुकेशन कितनी जरूरी है। इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी एजुकेशन है जो हमारे बच्चों को नहीं पता है। बिल्कुल। जैसे आपको पता होगा मैडम, आपके जमाने में भी शायद मैंने तो पढ़ा था 10th तक होम साइंस अनिवार्य थी। बिल्कुल। चाहे आप बायोलॉजी लें या फिर साइंस लें या आर्ट्स के सब्जेक्ट लें, आपको साइंस के साथ होम साइंस तो पढ़ना जरूरी था, खासकर से जो गर्ल्स थी उनके लिए, है ना। तो उससे क्या था कि आप जैसे आपको पता ही होगा कि सब बच्चों को सभी चीजें आती थी। जी 1986 की जब पॉलिसी आई थी, उसके पहले जो कोर्स चलता था हमारे यहाँ हायर सेकेंडरी वाला, उस टाइम पर होम साइंस का कोर्स होता था। और होम साइंस के अंतर्गत सिर्फ सिर्फ होम साइंस ही नहीं है, मतलब उसमें गृह सज्जा भी है, पाक कला भी है, साथ ही साथ आप सिलाई कढ़ाई बुनाई वो भी सिखाया जाता था। प्लस आपको फर्स्ट एड के लिए जो भी चीजें आवश्यक है कि आपके घर में किसी को भी अगर कोई चोट लग गई है, कोई हड्डी टूट गई है, कुछ भी थोड़ा मोटा जो है, मतलब हॉस्पिटल तक जाने के पहले जितना आप उपचार कर सकते हैं वो चीजें भी उसमें सिखाई जाती थी। इवन अचार मुरब्बा बनाना और सब कुछ सिखाया जाता था। और हमारी जो मम्मी लोग थी वो सब वहाँ पे सीख के हम लोगों पे ट्रायल करती थी। देखिए मैं इंटरप्ट आपको करूंगी थोड़ा सा, लेकिन देखिए कि उसकी वैल्यू कितनी थी। जो अचार मुरब्बे है या कुछ इस तरह की क्रिएटिविटी स्टूडेंट्स में होती थी, तो आगे जाके स्टार्टअप भी कर सकते थे। अपना पढ़े लिखे नहीं है तो अपना होटल रेस्टोरेंट खोल सकते थे और अपना आत्मनिर्भर बन सकते थे। वही तो मैं कहना चाह रही हूँ। पर मैडम कंडीशन आजकल तो ये है कि आत्मनिर्भर क्या, हम तो स्विगी और जोमेटो पे निर्भर हैं। बिल्कुल उसी के बढ़िया अपना ऑनलाइन एक क्लिक किया, घर आ गया, खा लिए। भले ही उसमें कीड़े रह गए हो, लेकिन सब उसकी रियलिटी नहीं जानते हैं। और खाएंगे जरूर, वो बहुत मजा आएगा उसमें खाने में, पर बनाए कौन, ये दिक्कत है। तो ऐसा ही मेरा ये विचार था। तो हंसी की बात हमारी हो गई, पर हम मुख्य चर्चा पर आए कि जो पाठ्यक्रम हम निर्माण कर रहे हैं, मतलब कम से कम जो 8वीं कक्षा के बाद का जो पाठ्यक्रम है उसमें जीवन कौशल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जोड़ी जानी चाहिए, जिसमें आप पाक कला रखें कि होम मेकर हैं आप, तो आपको हाउस कीपिंग किस प्रकार से करना है, गुड पेरेंटिंग के टिप्स भी होना चाहिए, डिजिटल लिटरेसी भी उसमें आना चाहिए, क्योंकि आजकल तो हर काम डिजिटल हो गया है, सभी लोगों के हाथ में फोन है। इवन सब्जी वाला भी जो आता है वो भी आपका QR कोड लेकर आ रहा है, पर आपको अगर नहीं पता है तो फिर दिक्कत होगी। तो ये भी चीज जरूरी है। बस कुछ ना कुछ कौशल बच्चों को सिखाया जाना बहुत जरूरी है, जिससे कि वो आगे जाके अपना कुछ भी उद्यम कर सके और अपना जीवन निर्वाह सफलतापूर्वक कर सके। इसमें एक ये बात भी आ जाती है कि मान लीजिए बाई चांस किसी ने अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाई है, तो यदि उसके पास कुछ हुनर है, कौशल है, तो वो आत्मनिर्भर बन सकता है और बिल्कुल रोजगार के अवसर खुले रहेंगे उसके लिए। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा अभी हाल ही में आपने देखा होगा इंदौर में भी बहुत बड़ा समिट हुआ था स्टार्टअप को लेकर, और नए बहुत ही उभरते हुए उद्यमी जो हैं वो भारत में सामने आ रहे हैं, और एक अच्छा प्रयास है। पर हम लोगों को जागरूकता की आवश्यकता है। एक चीज और भी मैडम देखने में आ रही है कि जो डिजिटल हम लोग हो गए हैं, लेकिन डिजिटल होने के साथ साथ जो हमारी थिंकिंग स्किल्स हैं, राइटिंग स्किल्स हैं, वो बहुत ही कम हो गई हैं। बच्चे एक एप्लीकेशन भी ढंग से नहीं लिख पा रहे हैं, एक मोबाइल नंबर भी यदि घर में आप कहीं खो जाएं या मतलब कहीं आप दूर चले गए हैं, आपकी बैटरी ऑफ हो गई है, तो अपने घर वालों के हमको नंबर भी याद नहीं रहते हैं कि हम उनको कॉल कर सकें। तो ऐसे में आवश्यकता है कि थोड़ा सा हम ऑनलाइन कम रहें और जो किताबें पढ़ें, और जिससे आपके दिमाग पर बल पड़ेगा, दिमाग का सही इस्तेमाल करें। आप दिन भर ऑनलाइन रहते हैं, उसमें मानसिक रूप से बहुत ज्यादा थकान भी हो जाती है, फिजिकल भी स्ट्रेस होता है और मेंटल भी होता है। तो इन एक्टिविटीज को थोड़ा सा कम करें। जैसे कोरोना काल में आपने देखा कि हमारे हर बच्चे के हाथ में मोबाइल था। इवन जो 4th क्लास के भी हमारे यहाँ जो है पेरेंट्स, उनके पास पैसा नहीं है ढंग से पढ़ाने का, लेकिन ऑनलाइन कक्षा के लिए उनको भी अपना कुछ ना कुछ जेवर गिरवी रख के 8,000 10,000 का मोबाइल दिलाना पड़ा बच्चे को, कि बच्चा पढ़ेगा कैसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैडम, मैं आपकी बातों से बिल्कुल एग्री करती हूँ। और रेडियो दस्तक के इस मंच से मैं सभी जो छात्र श्रोतागण है, विद्यार्थी हैं और उनके पेरेंट्स हैं, उनको भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज के बच्चे जो हैं वो अपनी सृजनात्मकता को खोते जा रहे हैं। इसका क्या कारण है? मैं खुद अपने विद्यालय में देखती हूँ
कि यदि उनको होमवर्क में या क्लास वर्क में कहा जाता है कि आप कुछ पोयम लिखिए, कुछ लिटरेचर लिखिए, कुछ प्रोज लिखिए, तो वो फटाक से घर पे जाते हैं और उनकी मम्मी भी क्या करती हैं कि अरे बेटा लो, और इसमें गूगल देवता जो आजकल के भाषा में कहते हैं, सबसे बड़ा टीचर जो है वो गूगल ही है। गूगल देवता से पूछ लो, मुझे नहीं पता। और बालक के सामने तो पूरी किताबी वहां रहती है। तो मैं सभी स्टूडेंट से यही कहना चाहती हूँ कि गूगल अच्छा है, लेकिन आप अपने माइंड को, आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है उसको इतना डेवलप करिए कि आप स्वयं लिखें। भले ही आप 2 लाइंस लिखेंगे, आपका स्वयं का सृजन होगा। तो आप अपने सृजनात्मक की जो प्रवृत्ति है उसको विकसित करिए। आपको पता ही होगा मैडम, डॉक्टर पांडे मैडम, हमने पहले भी पढ़ा था कि जो महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा थी उसका भी यही था। बिल्कुल बिल्कुल। और कौशल विकास किया जाए ताकि जीविकोपार्जन में आसानी हो बच्चों को। और इस मंच के माध्यम से हम लोग कुछ आह्वान करना चाहते हैं और एक स्लोगन भी मैं यहाँ से देना चाहती हूँ रेडियो दस्तक के माध्यम से। शिक्षा, सजगता और कुशलता का जब होगा विकास, आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी होगा साकार। बहुत अच्छा आपने बोला है मैडम। और मैं भी कुछ मौलाना कलाम जी के शब्द जो हैं वो बताना चाहती हूँ। उन्होंने भी कहा था कि शिक्षाविदों को छात्रों में रचनात्मकता, उद्यमशीलता और नेतृत्व की भावना का निर्माण करना चाहिए। तो आज की जो परिचर्चा थी वो बहुत ही अच्छी लगी और आपसे भी हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली। आप लोगों से भी बहुत सारी चर्चाएं हुई और जो हमारे श्रोतागण थे उन्होंने भी अच्छे प्रश्न पूछे, जिससे कि हम लोगों को भी सोचने का थोड़ा मौका मिलता है। और मेरा ये अनुभव है कि शायद से आपके श्रोतागणों को भी जानकारी मिली होगी। जी मैडम, आपका जो विषय है बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है हमारे प्रश्न जो है वो श्रोताओं के कॉल अभी भी आ रहे हैं, पर समय सीमा के कारण जो है हम इसे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, है ना। आपके बहुत अच्छे विचार आज सभी लोगों को यहाँ पर मिले। जी धन्यवाद। है ना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी रेडियो दस्तक का धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने आज की इस परिचर्चा के लिए हमें यहाँ आमंत्रित किया। धन्यवाद। तो श्रोतागण, आपने सुना कि पढ़ने लिखने की अनिवार्यता के साथ कौशल विकास की भी बहुत ही आवश्यकता है, जिसे समय समय पर पाठ्यक्रम में बदलाव, सुधार करके विकसित किया जा सकता है। आशा है आपको हमारी नाटिका पसंद आई होगी। तो सुनते रहिए 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आप सुन रहे हैं 90.8 FM। तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए रेडियो दस्तक, आपकी खंड।